रीबर्थ ऑफ अंडरवर्ल्ड किंग एपिसोड 9। इस वक्त सब नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। आदित्य और काशवी एक साथ नीचे आते हैं। सब खाना खा रहे होते कि आशी ने कहा, आज हम सब बहुत दिन बाद एक साथ खाने की टेबल में बैठे हैं ना, इसी खुशी में एक शेर अर्ज है। पुष्पेंद्र जी ने कहा, क्या बात है आशी, तुम तो कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही हो। तो आशी ने कहा, खुश तो मैं हूँ, इसीलिए अब मुझे मेरा शेर सुनाने दीजिए। रेहान ने कहा, अब सुनाई ही दे। हाँ तो शेर अर्ज है। इश्क ने हमें क्या से क्या बना दिया, कि इश्क ने हमें क्या से क्या बना दिया, ब्लैक कलर को भी ग्रीन बना दिया। वाह वाह वाह, आशी ने बनावटी अंदाज में कहा। आदित्य ने जैसे सुना तो उसके मुंह से खाना निकल गया और वो खांसने लगा। काशवी उसकी पीठ सहला रही थी। काशवी ने उसे पानी का ग्लास देते हुए कहा, आराम से खाइए ना आदित्य जी। आदित्य पानी पीते हुए आशी को घूर कर देख रहा था। आशी उसकी हालत देखकर मुस्कुरा रही थी। राजू वहीं पर खड़ा था, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पुष्पेंद्र ने राजू से कहा, क्या बात है राजू, तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है। आदित्य राजू की तरफ घूर कर देखता है। राजू ने अपना सर नीचे कर लिया। आशी ने आदित्य से कहा, क्या बात है भैया, आप राजू को क्यों देख रहे हैं। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए ना, मैं देती हूँ। आदित्य ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। राजू ने जब आदित्य को खुद को घूरता पाया तो उसने कहा, मैं किचन से और रोटियां लेकर आता हूँ। वो किचन में चला गया। पुष्पेंद्र ने आदित्य से, आदित्य सही से खाना खाओ, इतनी जल्दी खाना खाने की क्या जरूरत है। रेहान आशी से कहता है, ये कैसा शेर है तुम्हारा, बिना सर पैर का। आशी ने कहा, भैया ये आज के जमाने का शेर है, आपको नहीं समझ में आएगा। आप लोगों को तो गोलियां चलाने और मारधाड़ से फुर्सत नहीं है, शेर कैसे समझ में आएगा। आदित्य ने उसे घूमते हुए कहा, अब शांति से खाना खा ले या शायरी ही सुनाती रहेगी। आशी ने कहा, हाँ हाँ खा रही हूँ। सब अपना खाना खत्म करके रूम में आते हैं। आदित्य अपना काम कर रहा था और काशवी शांति से बेड पर बैठी हुई थी। आदित्य ने जब उसे इतनी शांति से बैठे हुए देखा तो वो उठकर काशवी के पास गया और उसके बगल में बैठ गया। उसने काशवी का हाथ अपने हाथों में थाम कर कहा, काशवी, जब से हमारी शादी हुई तब से मैं तुम्हें कहीं घुमाने भी नहीं लेकर गया, तो क्या तुम शॉपिंग में चलोगी मेरे साथ। वैसे भी लड़कियों को शॉपिंग तो बहुत पसंद होती है। डॉट 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 काशवी शॉपिंग का नाम पर खुश हो गई और कहा, सच्ची हम शॉपिंग में जाएंगे। आप सही कह रहे हैं, बहुत दिन से मैं शॉपिंग में नहीं गई हूँ। और जब से आपसे शादी हुई ना, तब से तो मैं बिल्कुल भी शॉपिंग पर नहीं गई। मेरी जिंदगी में तो शॉपिंग ऐस भी नहीं रहा। काशवी सब एकदम जल्दी में कह गई। जब उससे रियलाइज हुआ उसने क्या कहा तो वो आदित्य की तरफ देखने लगी। वो मेरा मतलब है कि आदित्य उसके चेहरे पर खुशी देख सकता था। उसने काशवी के होठों पर उंगली रखते हुए कहा, बहुत शिकायतें हैं ना तुमको मुझसे, तो शिकायतें करती क्यों नहीं हो। काशवी उसकी बात सुनकर शांत बैठी थी। आदित्य ने उसका चेहरा थाम कर कहा, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहती हो। तुम्हें मेरी वजह से जितनी तकलीफ होनी थी हो गई, अब से तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही होंगी और तुम वो हर चीज करोगी जो तुम्हें खुशी देती है। काशवी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है आदित्य जी, मैं खुश हूँ और आपके साथ रहने के बाद मुझे वो मिला है जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। मैंने बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ, शॉपिंग को बहुत मिस किया है। आदित्य खड़ा हुआ और कबर्ड के पास गया और काशवी के पास आकर उसको एक कार्ड लाकर देता है। डॉट 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 ये लो, ये मेरा क्रेडिट कार्ड है। आज से तुम्हारा। तुम्हें जब भी जिस भी जितनी भी शॉपिंग करनी हो तुम कर सकती हो। काशवी ने कहा, लेकिन ये तो आपका कार्ड है ना। आदित्य ने कहा, मेरा तुम्हारा कुछ नहीं, जो मेरा है वो तुम्हारा है और आपसे तो ये सिर्फ तुम्हारा है। मैं नहीं चाहता जब भी तुम्हें शॉपिंग में जाना हो तो तुम मुझसे पैसे मांगो, इसलिए ये तुम्हारा। लेकिन आज मैं तुम्हें खुद शॉपिंग पर लेकर जाना चाहता हूँ। तो अब चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। काशवी ने खुश होते हुए कहा, मैं बस 10 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। कुछ देर बाद काशवी तैयार होकर बाहर आती है और आदित्य के पास आकर के कहा, लिए चलते हैं। आदित्य ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहा, तो फिर चलो चलते। इतना कहकर वो दोनों कमरे से बाहर निकल आते हैं। वो दोनों जब नीचे आए तो आशी ने कहा, आप दोनों कहीं जा रहे हैं। तो आदित्य ने कहा, हाँ हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। आशी ने चौंकते हुए कहा, भाई आप शॉपिंग पर जा रहे हैं। डॉट सीरियसली, ये तो अपने आप में दुनिया का 8वां अजूबा है। काशवी, ध्यान रखना भाई, शॉपिंग पर जा रहे हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा दूसरे कोई कलर पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अब अगर तुम उनके साथ जा रही हो ना, तो प्लीज इनको ना कुछ अच्छे कलर की शर्ट दिला देना। काशवी ने आशी से कहा, तुम भी हमारे साथ शॉपिंग चलो ना।
तो आशी ने कहा, ना बाबा, मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। आप दोनों पहली बार शादी के बाद इतनी खुशी से कहीं जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप दोनों अपना आज का पूरा दिन एंजॉय करें। और वैसे भी मैंने अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने का प्लान किया है, मैं उनके साथ जा रही हूँ। आदित्य ने कहा, लेकिन तूने मुझे बताया क्यों नहीं, ऐसे कैसे जा रही है? आशी ने कहा, ओफो भैया, कितनी फिक्र करते हैं, कभी तो मुझे अकेले घूमने फिरने दिया कीजिए। आदित्य ने कहा, ठीक है जा, लेकिन अपना ख्याल रखना और कोई भी परेशानी तुझे लगे ना तो मुझे तुरंत कॉल करना। आशी ने कहा, ओके भैया, अब आप जाइए। आदित्य और काशवी वहां से निकल जाते हैं। उनकी गाड़ी कुछ देर बाद एक बड़े से मॉल के बाहर रुकती है। आदित्य और काशवी मॉल के अंदर जाते हैं। काशवी ने कहा, आदित्य जी, ये मॉल में ज्यादा भीड़ क्यों नहीं है? तुम्हारी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैंने मॉल में सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही आने को अलाउ किया है। आप भी ना आदित्य जी। आदित्य ने कहा, चलो अब आराम से शॉपिंग कर लो। वो काशवी को एक शॉप में लेकर जाता है। यहाँ पर इंडियन ड्रेसेस ही मिलती थी। काशवी एक एक करके सारी ड्रेसेस देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसने उन ड्रेसेस का प्राइस देखा, उसने ड्रेस को रख दिया। हालांकि उसे वो सारी ड्रेसेस बहुत ही पसंद थी। आदित्य ने जैसे ही देखा तो उसने काशवी से कहा, कोई भी कंजूसी नहीं समझ में आ रहा है, जो भी अच्छा लग रहा है बिना सोचे समझे ले लो। नहीं आदित्य जी, मुझे नहीं लेना है, ये सब बहुत महंगा है। आदित्य ने कहा, हम यहाँ पर शॉपिंग में आए थे और अब तुम कह रही हो कुछ लेना नहीं है। आदित्य ने इस बार ऑर्डर देते हुए कहा, तुम ले रही हो या नहीं? काशवी ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहा, नहीं आदित्य जी, मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं लेना। आदित्य ने कहा, ठीक है। उसने शॉप के मैनेजर को अपने पास बुलाया। मैनेजर उसके पास आता है। आदित्य ने उससे कहा, तुम्हारे शॉप की जो भी बेस्ट और सबसे एक्सपेंसिव ड्रेसेस है, वो सब के सब पैक कर दो। काशवी ने कहा, आदित्य जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने सोचा भी है इसका खर्चा कितना आएगा? आदित्य ने कहा, मुझे पता है, और मैं अपनी वाइफ को पहली बार शॉपिंग पर लाया हूं, तो खर्चे के बारे में तो सोचूंगा नहीं। वैसे भी तुम्हारा पति सबको अफोर्ड कर सकता है, और जब तुम सीधी तरीके से लेने के लिए नहीं मानोगी तो मुझे तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना। तुम्हारे साथ जबरदस्ती हर बार तुम मुझसे यही करवाती हो। आशी इस वक्त कार से जा रही होती है कि उसकी गाड़ी से कुछ आवाज आती है और गाड़ी भी सही से नहीं चलती। आशी गाड़ी को एक साइड रोकती है। उसने नीचे उतर कर देखा तो गाड़ी का एक टायर पंक्चर था, जिस वजह से गाड़ी से आवाज आ रही थी। उसने गुस्से में कहा, इस टायर को भी अभी पंक्चर होना था। इतने दिन बाद तो मैं घूमने जा रही थी, लेकिन नहीं, गाड़ी तो मुझे धोखा दे गई। भाई को कॉल करूं क्या? नहीं, वो तो काशवी के साथ होंगे, उनको डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। घर से मैं दूसरी गाड़ी मंगा लेती हूं। आशी देखा तो उसके फोन में नेटवर्क नहीं था कि तभी वहां से एक गाड़ी गुजर रही थी। गाड़ी पर बैठे शख्स ने जैसे आशी को देखा, उसने अपनी गाड़ी आशी के पास रोकी और खिड़की से झांकते हुए कहा, एनी हेल्प? आशी ने जब अपनी लेफ्ट साइड देखा तो वो तेजस था। आशी ने उसको देखते ही अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और कहा, नहीं, मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है। तेजस ने देखा कि आशी के गाड़ी का टायर पंक्चर है। उसने कहा, लेकिन आपकी गाड़ी का तो टायर पंक्चर है और आप कह रही हैं कि आपको हेल्प की जरूरत नहीं है। आशी ने चिढ़ते हुए कहा, गाड़ी का टायर पंक्चर है तो बन भी सकता है, मैंने दूसरे ड्राइवर को कॉल कर दिया है, वो दूसरी गाड़ी लेकर आता ही होगा। मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं? तेजस ने कहा। आशी ने कहा, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। आशी ने कहा। तेजस अपनी गाड़ी से उतरकर बाहर आता है और आशी के पास आकर कहता है, आप मुझसे इतना चिढ़ती क्यों हो? आशी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरे भाई को जबरदस्ती जेल में बंद करने के लिए पड़े हुए हो और मुझसे पूछ रहे कि मैं तुमसे चिढ़ती क्यों हूं? तुम्हें भाई के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है, फिर भी तुम भाई को जेल के अंदर भेजने की धमकी दे रहे थे। तेजस ने उसकी बात सुनकर कहा, ओह, तो ये बात है, ये रीजन है मुझसे चढ़ने का। आशी का फोन बजता है। उसने फोन रिसीव किया। मैं बस आधे घंटे में आती हूँ, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। तुम लोग बस मेरा थोड़ी देर और इंतजार कर लो। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। तेजस ने कहा, लगता है कहीं जाने की बहुत जल्दी आपको, मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। आशी ने कहा ना, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। तेजस ने कहा, ऐसे तो आप यहीं पर खड़ी रहेंगी और जहां पर पहुंचना है वहां पर रात में ही पहुंच पाएंगी। प्लीज चलिए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपने ड्राइवर को कॉल नहीं किया है। आप जिस एरिया में खड़ी है वहां पर नेटवर्क नहीं आता। इसीलिए कह रहा हूं, चलिए।
आशी ने कहा, लेकिन तुम्हें इतना सब कैसे पता? तेजस ने मुस्कुराते हुए कहा, सीबीआई वाला हूं, भूलिए मत। आशी मन में कहती है, मुझे इसके साथ जाना चाहिए। पता नहीं ये कैसा इंसान हो, जानती ही कितना हूं मैं इससे। तेजस ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा, ज्यादा मत सोचिए। बैठ जाए, एकदम शरीफ बंदा हूं मैं। आशी ने कहा, देखो मैं तुम्हारी गाड़ी में ना तुम पर भरोसा करके बैठी रही हूं, मेरा भरोसा मत तोड़ना वरना मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। और अपने भाई से कहकर 2 फीट जमीन के अंदर गड़वा दूंगी। और अगर तुम्हारे मन में कुछ उटपटांग ख्याल आए ना, तो तुम उसको मन में ही दबा दो। जानते नहीं हो मेरे भाई को भूत छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। तेजस उसकी बात सुनकर मुस्कुराया, कहा, बहुत अच्छे से जानता हूं आपसे भाई को, और मिस्टर सिंह को कौन नहीं जानता। 48 घंटे में मैं आपके भाई को बहुत अच्छे से समझ गया कि वह कितनी जिद्दी चीज है। बिलीव मी, मेरे मन में कोई भी उटपटांग ख्याल नहीं है। आशी ने कहा, ठीक है। आशी जाकर इसकी गाड़ी में बैठ जाती है। तेजस आकर ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है, गाड़ी आगे बढ़ा देता है। रेहान इस वक्त अपने कमरे में होता है और अपने आप से कहता है, मुझे भी अब काम पर ध्यान देना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से जो भी हुआ है उस वजह से हमारे काम पर बहुत ही फर्क पड़ा है। लेकिन अभी भी यही सोच रहा हूं कि भाई जेल गए क्यों। मुझे इस बात का पता लगाना है। काशवी ने आज शॉपिंग की थी, उन दोनों ने साथ में बहुत सारा वक्त एक साथ बिताया था। इस वक्त दोनों गाड़ी में बैठे थे। काशवी ने कहा, आदित्य जी मुझे ना कुल्फी खानी है। आदित्य ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर गाड़ी किसी अच्छे आइसक्रीम पार्लर के सामने रोक देना। काशवी ने कहा, अरे चौपाटी में ना एक बहुत अच्छी कुल्फी वाला है, चलिए ना वहां पर खाते हैं, कितने दिन से मैं नहीं गई हूं। आदित्य ने उसके गाल पर हाथ रख के कर, ठीक है। कुछ देर बाद वो दोनों चौपाटी में होते हैं। काशवी आदित्य का हाथ पकड़कर कुल्फी वाले के पास जाती है और कहती है, भैया 2 कुल्फी। आदित्य ने कहा, मुझे नहीं खाना, तुम ले लो अपने लिए। काशवी ने कहा, लेकिन क्यों? आदित्य ने कहा, क्योंकि मैं नहीं खाता। काशवी ने एक कुल्फी ली और उसे खाने लगी। आदित्य ने जब उसे अकेले कुल्फी खाते देखा तो कहा, तुम मुझे नहीं पूछोगी कुल्फी खाने को? तो काशवी ने कहा, आपने ही तो मना किया था। काशवी कुल्फी खाने वाली होती है कि तभी आदित्य ने अपना मुंह बढ़ाकर कुल्फी की एक बाइट लेता है, जिससे दोनों के लिप्स टच हो गए। अचानक से हुई इस हरकत से काशवी एकदम सन रह गई। उसने कहा, आदित्य जी आप ये क्या कर रहे हैं? आदित्य ने कहा, कुल्फी खा रहा हूं। लेकिन आपने तो कहा था तो कुल्फी नहीं खानी। लेकिन अब खानी है, आदित्य ने कहा, और फिर से उसने कुल्फी की एक बाइट खाई और काशवी का हाथ पकड़कर उसको कुल्फी खिलाई। काशवी एक बार खुद कुल्फी खा रही थी और एक पर आदित्य को खिला रही थी। एक शख्स जो गाड़ी के अंदर बैठे उन दोनों को देख रहा था, उसने कहा, काशवी तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल गई? कैसे इतनी जल्दी तुम इस इंसान के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई? मैं तुम्हें खुद को भूलने नहीं दूंगा। ये ऋषभ था, तुम मेरी हो, मेरी रहोगी। आदित्य ने कुल्फी वाले को पैसे दिए और दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए। आदित्य ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर 2 पानी की बोतल लेकर आओ। ड्राइवर चला जाता है। आदित्य काशवी की कमर पकड़कर अपनी तरफ करता है और कहा, मेरा अभी कुल्फी खाकर मन नहीं भरा है, मुझे और कुछ खाना है। ये कहते वक्त उसकी नजर काशवी के होठों पर थी। काशवी कुछ समझती उससे पहले ही आदित्य ने अपने होंठ काशवी के होठों से लगा दिए और उसे किस करने लगा। कुछ देर बाद आदित्य उससे अलग होता है तो काशवी की नजरें झुकी हुई थी। वह काशवी को इस तरीके से देखकर मुस्कुराया और उसने काशवी को अपने सीने से लगा लिया। तब तक मैं ड्राइवर की वापस आ गया था और वो कार ड्राइव करने लगा। काशवी और आदित्य घर आते हैं। वो दोनों इस वक्त अपने कमरे में थी कि तभी आदित्य के पास एक कॉल आती है। आदित्य ने फोन में कहा, ठीक है तो फिर मैं आ रहा हूं। उसकी बात सुनकर काशवी ने उससे पूछा, आदित्य जी आप नहीं जा रहे हैं? तो आदित्य ने कहा, मैं अभी कहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं घर में नहीं रहूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम फिर से किचन में जाकर काम करने लगो, शांति से कमरे में ही रहना और अपनी पढ़ाई करना। काशवी ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है लेकिन प्लीज जल्दी आइएगा। आदित्य ने कहा, ठीक है। इतना कहकर वहां से चला गया। बस यही रोक दो, आशी ने तेजस से कहा। तेजस ने अपनी गाड़ी रोकी। आशी ने उसकी ओर देखकर थैंक यू कहा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मेरे अंदर जो तुम्हारे लिए गुस्सा को बदल गया, मैं तुमसे अभी भी उतना ही चिढ़ती हूं। इतना कहकर आशी गाड़ी से उतर गई। तेजस ने कहा, ये लड़की पागल है क्या? हमेशा अपनी बात कहती है, दूसरों की बात सुनती ही नहीं है।
आशी की दोस्त उसका एक जगह इंतजार कर रही होती है। आशी ने जाते ही कहा सॉरी सॉरी लेकिन मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। एक लड़के ने कहा तेरा हमेशा का यही हाल है, हमेशा जब भी हमारा प्लान बनता है तो तू ही सबसे लेट पहुंचती है। आशी ने उसे गले लगाते हुए कहा नहीं यार मैं सच में आज अपने घर से टाइम पर निकली थी लेकिन गाड़ी धोखा दे गई। आशी जब यश के गले लगी तो तेजस देख रहा था। उसने मन में कहा तो क्या ये लड़के इसका फ्रेंड है, लेकिन अगर बॉयफ्रेंड हुआ तो मुझे उससे क्या। इतना सोचते ही तेजस ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। आदित्य एक सुनसान जगह जाता है जहां पर वो अक्सर ही रुद्र वाधवा से मिलता था और आज भी वो उनसे ही मिलने आया था। जब वो वहां पहुंचा तो रुद्र वाधवा उसका ही इंतजार कर रहे थे। आदित्य ने उनके पास जाकर उनसे पूछा तो डीसीपी तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। रुद्र वाधवा ने कहा तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया, अब तुम्हारी बारी है। आदित्य ने कहा अब ज्यादा वक्त नहीं है डीसीपी, बहुत जल्द ही मैं अपना इक्का फेंकूंगा। लेकिन तुम काशवी को क्या जवाब दोगे इन सब में अगर उसे सच पता चल गया तो। आदित्य ने कहा नहीं डीसीपी ने उसे सच कभी नहीं पता चलने दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे रिश्ते में उस सच की कोई अहमियत है। रुद्र वाधवा ने कहा लेकिन आदित्य तुम अपना बहुत कुछ खो रहे हो काशवी को बचाने के चक्कर में। तुम अभी सिर्फ जेल से निकले हो, भले ही जेल तुम अपनी मर्जी से गए थे, लेकिन तुम सीबीआई की नजरों में तो आ गए हो ना, और सीबीआई कभी भी किसी केस को ऐसे ही नहीं छोड़ती। और वो ऑफिसर तेजस जल्दी केस को रफा दफा तो बिल्कुल नहीं करेगा, वो इस केस की जड़ तक जाएगा और आज नहीं तो कल काशवी को भी सच पता ही चलने वाला है। आदित्य ने कहा नहीं डीसीपी। रुद्र वाधवा ने बेहद संजीदगी कहा लेकिन तुम अपना सब कुछ गवा रहे हो, अपनी कमाई हुई इज्जत, अपनी कमाई हुई शोहरत और दबदबा जो तुमने बिजनेस वर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड में कायम किया है, वो तुम काशवी की वजह से गवाह रहे हो। आदित्य ने गुस्से में कहा मैं काशवी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये क्या 1000 कुर्बानी दे सकता हूँ मैं उसके लिए। जानता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन सब में तुम्हारे ऊपर कितना खतरा आ गया। तुम जानते भी हो अंडरवर्ल्ड के हर एक गुंडे की नजर सिर्फ तुम्हारे ऊपर है कि कब तुम उन्हें मिलो और वो तुम्हें जान से मार दे। तुम्हारे जेल जाने से उन्हें बहुत नुकसान हुआ है, और आज नहीं तो कल जब वो ये सारी बातें जानेंगे ना तो तुम जानते हो कि वो काशवी के भी जान के दुश्मन बन जाएंगे। रुद्र वाधवा ने कहा। आदित्य ने कहा मैं काशवी को कभी कुछ नहीं होने दूंगा, बहुत खो लिया मैंने अपनी जिंदगी में सब, लेकिन काशवी को किसी कीमत में नहीं खाऊंगा। रुद्र वाधवा ने खींचते हुए कहा आदित्य ऑफिसर तेजस अब ना सिर्फ तुम्हारे बिजनेस और काम के पीछे पड़ा है, बल्कि अब ये भी जानना चाहता है कि काशवी से तुम्हारी शादी किस तरीके से हुई, क्योंकि इस समय ये सबूत भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें कल्पित साबित करने के लिए। खैर जो भी हुआ अब वक्त आ गया है कि मैं अब उन सबको उनकी औकात और जगह दिखा दूं। मैं हमेशा अपनी फैमिली को काशवी को प्रोटेक्ट करूंगा, ना मैं हार मान लूंगा, ना मैं काशी को कुछ दूर जाने दूंगा। बहुत खोली है जिंदगी में सब, लेकिन अब नहीं, और काशवी तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आदित्य अब तुम्हें अपना अगला स्टेप जल्द ही लेना होगा। लूंगा मैं अपना अगला स्टेप बहुत जल्द ही, लेकिन उससे पहले मैं उन दो नमूनों से मिल तो लूं। लेकिन अभी वो दोनों काफी बौखलाए हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हारे ऊपर सीबीआई इंक्वायरी चल रही थी, तुम जेल के अंदर बंद थे, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जानता कि वो सब तुम्हारा ही प्लान था। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा कोई बात नहीं, अब पता चल जाएगा। उसकी मुस्कान देखकर रुद्र वाधवा भी मुस्कुरा दिए। राका और ऋषभ इस वक्त एक फैक्ट्री एरिया में थे। राका के एक आदमी जो उसके लिए काम करता था उसने ही उसे फोन कर यहाँ पर बुलाया था। राका जैसे ही वहां पहुंचा तो उसने उस आदमी से पूछा, बोलो वसीम तुमने मुझे अचानक क्यों बुलाया है। वसीम ने एक तरफ हाथ का इशारा करते हुए दिखाया। राका ने जैसे उस ओर देखा तो वहां पर उसके 10 आदमी मरे पड़े थे। राका ने अचंभे भरी आवाज में कहा ये क्या है, ये तो वही आदमी है ना जो माल लेकर जा रहे थे, और ये तो हमारे सबसे वफादार और बहादुर आदमी है। उसी के पास खड़े दूसरे लड़के ने कहा, और बॉस वो हमारी वो जो शिप चोरी हुई थी ना वो मिल गई है, लेकिन उसमें से माल गायब है और इन सब की लाश उसी शिप से मिली। ऋषभ ने कहा ये हो क्या रहा है, माल चोरी हो गया, रेखा के आदमी मरे पड़े हैं, ये सब चल क्या रहा है, और कौन है इन सबको इस तरीके से मारने वाला जिसे राका से डर नहीं लगता। राका से उसके दुश्मन भी डरते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि अंडरवर्ल्ड में कोई ऐसा है जो राका से दुश्मनी मोल लेना चाहेगा, लेकिन उन दुश्मनों में मैं नहीं आता। पीछे से एक आवाज आई। सबने आवाज की तरफ पलट कर देखा तो वहां पर आदित्य खड़ा था। राका ने आश्चर्य से कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
क्यूरियोसिटी कम करने आया हूँ, तुम्हारे लिए चीजें आसान बनाने आया हूँ। मुझे पता है मुझे देखकर तुम्हें खुशी तो है नहीं, लेकिन कुछ देर बाद तुम जरूर खुश होगे ये सोचकर कि अच्छा ही हुआ कि मैं यहाँ आया। आदित्य धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ा और उसने पैर से एक कुर्सी अपनी तरफ खिसकाई और उसमें पैर के ऊपर पैर रखकर बैठ गया। ऋषभ ने कहा, इसका मतलब कि सारा माल तुमने चोरी करवाया था? कोई शक? आदित्य ने अपने दोनों हाथ फैलाकर कहा। राका ने खींचते हुए कहा, आदित्य प्रताप सिंह, तुम हमेशा मेरे रास्ते का कांटा क्यों बनते हो? आदित्य ने कहा, जब तक तुम दोनों मेरे रास्ते का कांटा बनोगे। राका, तुम्हारी तरफ ये जो दूसरा नमूना खड़ा है ये तो नया है, लेकिन तुम तो अंडरवर्ल्ड की पुरानी मछलियों हो। तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो मुझे कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, तो क्यों इसके साथ मिलकर तुम अपने लिए बर्बाद ही चुन रहे हो? तुम्हें लगता है कि इसके साथ मिलकर तुम मुझे बर्बाद कर लोगे? कभी भी नहीं, बल्कि यह जो तुमने इसको अपने साथ मिलाया है ना, ये सब उसी की सजा है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। डॉट 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 इसके साथ मिलकर तुम काशवी को मुझसे दूर करना चाहते हो। ऐसा कभी नहीं होगा। और ऋषभ, अभी बच्चे हो तुम, इस दुनिया में तुमने अभी अभी अपने कदम रखे हैं ना, उस दुनिया का बेताज बादशाह हूं मैं, और चले हो तुम मुझसे पंगा लेने। देखा ना जिसकी आड़ में तुम छिपकर ये सब कर रहे हो ना, जब मैं उसका बुरा हाल कर सकता हूं तो सोच लो तुम कि तुम्हारा मैं क्या हाल करूंगा। इतना बुरा हाल करूंगा कि तुम कोसोगे उस दिन को जिस दिन तुम्हारा सामना मुझसे हुआ था। याद है ना? ऋषभ ने कहा, कैसे भूल सकता हूं मैं वो दिन वो रात जब तुम मुझसे मिलने आए थे। इस बार चौंकने की बारी राका की थी। राका ने आश्चर्य से कहा, कौन सा दिन और कौन सी रात? किस बारे में बात कर रहे हो तुम दोनों? ये चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? और ऋषभ, अब तुमने मुझसे कौन सी बात छुपाई है? आदित्य ने मुस्कुराकर राका से कहा, इसने तुम्हें धोखा दिया है। और धोखा तो इसकी फितरत है, वही धोखा जो ये काशवी को देने वाला था। ऋषभ ने कहा, मैं कभी भी काशवी को धोखा नहीं देने वाला था, प्यार करता था मैं उससे और अभी भी उससे प्यार करता हूं, और देखना मैं उससे अपना बनाकर ही रहूंगा। तुम्हारी नजरों के सामने वो मेरी होगी। आदित्य गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने ऋषभ का गला पकड़कर जमीन से उठाकर उसे हवा में लटकाते हुए कहा, काशवी का नाम भी मत लेना अपनी जबान से ऋषभ, वरना यही तुम्हारी जबान काट लूंगा। और अब भूल जाओ कि कभी भी काशवी तुम्हारी होगी, क्योंकि जो चीज मेरी हो जाती है वो सिर्फ मेरी होती है। काशवी तो फिर भी इंसान है, मेरा प्यार है, मेरी बीवी है, उसकी तरफ तो मैं तुम्हें कभी भी आंख उठाकर भी नहीं देखने दूंगा। राका आदित्य का हाथ ऋषभ के गले से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आदित्य की पकड़ उसकी गर्दन पर बहुत मजबूत थी, जिससे ऋषभ को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी और उसकी आंखें भी बाहर आने लगी थी। राका ने कहा, आदित्य प्रताप सिंह, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? छोड़ो उसे। राका ने ऋषभ को छोड़ा। ऋषभ तुरंत जमीन पर गिर गया और अपना गला पकड़ के खांस लेना गा। आदित्य ने कहा, वार्न कर रहा हूं तुझे ऋषभ। डॉट 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 राका को तो मैंने एक पैर से लंगड़ा किया है, क्योंकि उसकी वजह से उस दिन काशवी को परेशानी हुई थी। तो सोचो तुम्हारा क्या हाल करूंगा जब जब तुम उसे मुझसे छीनने की कोशिश करोगे। याद रखना, ना तो तुम्हारे दोनों हाथ तुम्हारे शरीर में होंगे, ना ही तुम्हारे दोनों पैर। तुम मौत मांगोगे लेकिन तुम्हें कभी मौत नसीब नहीं होगी। ध्यान रखना, काशवी मेरी है, मेरी थी और मेरी ही रहेगी। अपने दिमाग से उसे मुझसे दूर करने का ख्याल निकाल दे। और तुम राका, ये तो तुम्हारी बर्बादी की अभी शुरुआत है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। क्योंकि तेरी बर्बादी की कहानी तो मैंने अपनी कलम से लिख दी है। इतना कहते ही आदित्य पलट कर जाने लगता है कि राका ने कहा, ये सब तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा आदित्य प्रताप सिंह। आदित्य अपनी जगह पर रुक गया और पलटकर राका की तरफ देखकर, काम बुरे दिन तुम्हारे चल रहे, मेरे नहीं। सस्ती चीजें मुझे पसंद भी नहीं है, जरा मैं भी तो देखूं कि कितना महंगा पड़ेगा। इतना कहते ही आदित्य वहां से चला गया। काशवी इधर उधर कमरे में टहल रही थी और अपनी उंगलियों को एक दूसरे में जकड़कर मोड़ रही थी कि तभी आदित्य कमरे में पहुंचा। डॉट 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 उसने जब काशवी को इस तरीके से देखा तो कहा, ये तुम क्या कर रही हो? काशवी ने आदित्य की तरफ देखा और दौड़कर जाकर आदित्य के गले से लग गई। आदित्य ने उसकी पीठ पर अपने हाथ रखे। काशवी, क्या हुआ? काशवी ने कहा, आपने मुझसे कहा था कि आप थोड़ी देर में आ जाएंगे, लेकिन 3 घंटे बीत गए, आप 3 घंटे बाद आ रहे हैं। मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, मैंने आपको कॉल भी की थी, लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। आप जानते मुझे आपकी कितनी फिक्र हो रही थी? आदित्य ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, सॉरी जान। पहले तो जान निकाल दो, फिर जान कहकर सारी बात को रफा दफा करने की कोशिश करो। आपको ऐसा लगता है कि आप इस तरीके से बोलकर मेरा गुस्सा कम कर सकते थे? ऐसा नहीं है। वो उससे अलग हुई और उसकी ओर देखकर पूछा, कहाँ थे आप?
आदित्य ने उसे बहुत आराम से जवाब देते हुए कहा, कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था, उसी में फंसा हुआ था, मेरे फोन की बैटरी चली गई, इसलिए तुम्हारा फोन भी नहीं रिसीव पाया, सॉरी। आगे से ध्यान रखूंगा। आदित्य ने कहा, बहुत लेट हो गई है, तुमने खाना खा लिया? काशवी ने कहा, मुझे भूख नहीं है, मैंने बाहर बहुत सारी चीजें खा ली थी ना, इसलिए मुझे भूख नहीं लगी। काशवी ने थोड़ा गुस्से में कहा। ठीक है, अब सो चलकर। काशवी ने कहा, लेकिन आपने भी तो खाना नहीं खाया। आदित्य ने कहा, बोल रही हूँ, मैंने भी बाहर बहुत सारी चीजें खाई थी, अब सो चलकर। काशवी जाकर एक तरफ बेड में लेट गई। आदित्य उसके बचकानेपन पर मुस्कुराया। आदित्य भी जाकर उसके बगल में लेट किया। उसने काशवी को पीछे से हक किया और उसे टाइटली हक लिया। काशवी ने उससे कहा, आदित्य जी प्लीज मुझे सोने दीजिए। आदित्य ने कहा, कैसी बीवी हो तुम, यहाँ तुम्हारा पति सो नहीं पा रहा है, तुम आराम से सोगी। काशवी ने कहा, क्यों नहीं सो पा रहे आप? आदित्य ने उसे अपनी तरफ झटके से अपनी तरफ पलटा और कहा, तुम इस तरीके से मुझसे गुस्सा रहोगी तो मुझे नींद कैसे आएगी? जब तक मैं तुम्हें अपने सीने से लगाता तो मुझे नींद नहीं आती है। इतना कहकर आदित्य ने काशवी को अपने सीने से लगा लिया और उसे हक कर लेट गया। काशवी नजरें उठाकर आदित्य को घूर कर देखा। आदित्य ने एक नजर देखा और मुस्कुराया। उसने आगे बढ़कर काशवी गाल पर किस की। अभी गुस्सा नहीं, आराम से सो जाओ। काशवी ने जल्दी से खुद को आदित्य के सीने में छुपा लिया। उसने शर्म से आदित्य से कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। आदित्य ने जब ये देखा कि काशवी सो गई है तो वो भी आराम से सो गया। अगले दिन सुबह जब आदित्य उठा तो देखा काशवी उसके दाएं हाथ के ऊपर सो रही है। आदित्य उसको देखकर मुस्कुराया। उसने धीरे से उसका सर अपने हाथ से हटाया और काशवी को आराम से बेड में लिटा कर उठ गया और वॉशरूम चला गया। कुछ देर बाद जब वापस आए तो काशवी भी जग गई थी, वो बेड पर बैठी थी। आदित्य उसके पास आता है। गुड मॉर्निंग जान। काशवी बेड से उठी और वहां से जाने लगी कि आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उससे बेघर करके खड़ा हो गया। आदित्य ने उसके कंधे पर अपना सर रखकर कहा, अभी भी गुस्सा हो? काशवी ने धीरे से कहा, नहीं वो मैं बस मुझे कॉलेज आने में लेट हो जाएगी। पहले बताओ मुझसे क्या अभी भी गुस्सा? काशवी ने धीरे से कहा, नहीं, और खुद को आदित्य से छुड़वाकर जल्दी से बाथरूम में चली गई। काशवी ने ये इतनी जल्दी किया कि आदित्य को भी कुछ समझ में नहीं आया। काशवी कुछ देर बाद कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाती है। आदित्य ने उससे कहा, चलो मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। उसने गाड़ी की चाबी उठाई और आगे बढ़ गया। काशवी भी उसके पीछे पीछे जाकर गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर बाद वो दोनों कॉलेज के सामने होते हैं। काशवी गाड़ी से उतरने लगी कि आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा लिया। काशवी ने उसकी तरफ पलट कर देखा तो आदित्य ने उसके माथे पर किस की और कहा, अपना ख्याल रखना, मैं शाम को तो मैं लेने आऊंगा, ठीक है? काशवी ने हल्के से हाँ में अपना सर हिलाया और गाड़ी से उतर के बाहर निकल गई। काशवी अपने लेक्चर अटेंड कर रही थी। लेक्चर ओवर होने के बाद वह वॉशरूम गई। जब वहां से लौट रही थी कि तभी किसी आदमी ने उसके पीछे से उसके नाक में रुमाल रखा। क्लोरोफॉर्म की वजह से काशवी कुछ ही सेकंड में बेहोश हो गई। आदित्य प्रताप सिंह, मैंने कहा था ना, मैं काशवी को तुमसे दूर करके ही रहूंगा। ऋषभ ने काशवी को अपनी गोद में उठाया और गाड़ी के बैक सीट पर जाकर लेटा दिया और खुद ड्राइवर सीट पर आकर गाड़ी ड्राइव करने लगा। कुछ देर बाद वो काशवी को लेकर एक सुनसान एरिया में आता है। यहाँ पर राका के गैरकानूनी धंधे होते थे। राका ने जैसे देखा ऋषभ काशवी को गोद में लिए हुए अंदर की तरफ आ रहा है तो राका ने कहा, आखिर तुमने काशवी को अगवा कर ही लिया। बहुत अच्छी बात है, अब आदित्य प्रताप सिंह को तकलीफ देने में मजा आएगी। ऋषभ जाकर काशवी को एक कुर्सी से बांध देता है। कुछ वक्त बाद जब काशवी को होश आता है तो उसने देखा उसके सामने की कुर्सी में ऋषभ बैठा हुआ है। उसे अचानक देखकर काशवी हैरान रह गई। उसने हैरानी से कहा, ऋषभ जी आप? काशवी ने फिर खुद को देखा कि वो कुर्सी से बंधी हुई है। काशवी ने गुस्से में कहा, ये सब क्या है ऋषभ जी? ऋषभ ने कहा, तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन कहाँ छोड़ा था? काशवी, मैं कह रहा था कि मेरे पास वापस आ जाओ, लेकिन तुम आने को तैयार ही नहीं थी। इसीलिए मैंने तुम्हें किडनैप किया ताकि तुम मेरे पास रह सको। काशवी ने गुस्से से कहा, आपका दिमाग खराब हो गया। मैंने आपको उस दिन कितनी बार कहा था कि चाहे जो भी हो जाए मैं आदित्य जी को कभी नहीं छोड़ूंगी। ऋषभ ने कहा, क्या तुम उससे प्यार करने लगी हो? काशवी ने कहा, बहुत प्यार। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको कह रही हूँ कि आदित्य जी को पता चला ना कि आपने मुझे किडनैप किया है तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। ऋषभ ने कहा, वो कभी यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। काशवी ने कहा, आप जानते नहीं हैं उन्हें, जब बात उनकी फैमिली और उनसे जुड़े लोगों की आती है ना तो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर भी पहुँच सकते हैं और आप देखिएगा वो आएंगे।
तभी पीछे से एक आवाज आती है, बहुत भरोसा है ना तुम्हें अपने पति पर। काशवी ने उस तरफ देखा तो वहां राका खड़ा था। काशवी ने उसको देखकर कहा, आप तो वही है ना जिन्होंने मेरे और आदित्य जी के ऊपर अटैक करवाया था। राका ने कहा, इसका मतलब कि मैं तुम्हें याद हूँ। हाँ, मैं वही हूँ जिसने तुम लोगों पर अटैक करवाया था। काशवी ने गुस्से में कहा, आपका एक बार मन नहीं भरा ना आदित्य जी से पिटकर। और ऋषभ जी, आपने इनके साथ मिलकर मुझे किडनैप किया। राका ने कहा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और ये भी आदित्य प्रताप सिंह की बर्बादी चाहता और मैं तो हमेशा से उसकी बर्बादी चाहता था, तो मैंने कर लिया इसको अपनी टीम में शामिल। पिछले कुछ दिनों में मुझे ये तो समझ में आ गया कि तुम आदित्य प्रताप सिंह की कमजोरी हो, वो कमजोरी जो पिछले 16 साल में मैं ढूंढ नहीं पाया। लेकिन जिस दिन उसने तुम्हारे हिस्से की गोली अपने सीने में ली ना, मैं समझ गया कि अब तुम ही वो हो जो मुझे उसकी बर्बादी तक पहुंचाओगी। काशवी ने गुस्से से उन दोनों की ओर देखकर कहा, आप दोनों कुछ भी कर ले लेकिन आदित्य जी का कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप शायद भूल गए हैं एक बार उन्होंने आपका क्या हाल किया था। आप कभी भी अपने एक पैर पर खड़े नहीं हैं। राका को उसकी बात सुनकर गुस्सा आया और उसने काशवी के गाल पर थप्पड़ मारा। उसके ऐसा करने से काशवी का चेहरा एक तरफ हो गया। राका की उंगलियों के निशान उसके गाल पर छप गए थे और उसके होठों से खून भी निकल रहा था। ऋषभ ने काशवी से कहा, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम उस आदमी की बातें और बड़ाई मेरे सामने करो। इतनी जल्दी तुम्हारा प्यार बदल गया? काशवी ने अपना चेहरा ऋषभ की तरफ घुमाकर कहा, प्यार वो तो मैंने कभी आपसे किया ही नहीं था। मेरे मन में आपके लिए इज्जत थी, मैं आपको एक अच्छे इंसान समझती थी, लेकिन आज मेरा वो भ्रम टूट गया। यकीन मानिए, मुझे थप्पड़ की तकलीफ नहीं है, बल्कि आज मुझे इस बात की जितनी खुशी है कि मैं बच गई आपसे शादी करने से। किसी ने कहा है, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, और शायद मेरी आदित्य जी से शादी होना ही मेरे लिए अच्छा था। और एक बार फिर आदित्य जी ने गलत होकर भी खुद को मेरी नजरों में ऊंचा उठा लिया। अगर वो मुझसे शादी नहीं करते ना, तो मुझे आप जैसे खुदगर्ज इंसान से शादी करनी पड़ती। और एक बात और, मैंने कभी भी आपसे प्यार नहीं किया था। मेरा पहला प्यार सिर्फ आदित्य जी है। ऋषभ ने गुस्से में कहा, काशवी, में आदित्य का नाम तुम्हारे मुंह से बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपको उनका नाम बर्दाश्त है या नहीं है, लेकिन अब मेरे लिए यही नाम सब कुछ है। मेरे आदित्य जी ही सब कुछ है। जिनका नाम आपको मेरे जुबान से भी बर्दाश्त नहीं है, वही इंसान मेरे मन में बसे हुए हैं। राका ने कहा, पागल हो गई है ये उस आदित्य प्रताप सिंह के प्यार में। बहुत भरोसा है इस लड़की को उस आदित्य प्रताप सिंह पर, लेकिन बहुत जल्दी इसका भरोसा टूटेगा जब वो कभी यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। आदित्य इस वक्त कार ड्राइव कर रहा था कि तभी उसके पास किसी का कॉल आता है। उसने फोन रिसीव किया। दूसरी तरफ के आदमी ने कुछ कहा। उसकी बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर गुस्सा उमड़ आया और उसकी आंखें भी गुस्से से लाल हो गई। उसके चेहरे की एक एक नस गुस्से की वजह से उभर आई थी। उसने गुस्से में एक मुट्ठी स्टीयरिंग व्हील पर मारा, जिस वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगा। राका और ऋषभ उस कमरे से बाहर निकल आते हैं। राका ऋषभ से बोला, देख रहे हो इस लड़की का हाल, ये पूरी तरीके से आदित्य प्रताप सिंह की दीवानी हो चुकी है, इसलिए हमें ही कुछ करना होगा। इसके मन में हमें आदित्य प्रताप सिंह के खिलाफ नफरत भरनी होगी, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। और कुछ भी करके आदित्य प्रताप सिंह के खिलाफ जितने भी केस चल रहे हैं, मुझे उस सारे इल्जाम उस पर सच साबित करने हैं। एक बार तो वो जेल से निकल चुका है, लेकिन इस बार नहीं निकलेगा। ऋषभ ने राका से कहा, अब वक्त आ गया है अपना अगला स्टेप लेने का। राका ने कहा, ये काम करेगा तुम्हें लगता है? इस लड़की का हाल देखकर ऋषभ ने कहा, जो भी है, लेकिन है तो ये एक आम सी सीधी सादी लड़की। वो आगे बढ़ गया। ऋषभ ने आगे बढ़कर टेबल से कुछ उठाया और वापस से काशवी के पास आया। उसने काशवी को फोन में एक वीडियो दिखाया। काशवी इस वीडियो को देखकर हैरान थी। वीडियो खत्म हुआ कि ऋषभ ने काशवी के हाथ खोले और उसकी तरफ एक फाइल बढ़ाई। काशवी ने उस फाइल को पढ़ा और वो और भी ज्यादा हैरान हो गई। वो सब देखने के बाद काशवी अपनी जगह पर एकदम गुमसुम बैठी थी। उसके मुंह एक भी शब्द नहीं निकला। को एकदम भूत बनकर बैठी हुई थी। ऋषभ ने कहा, अब इसे बांधने का भी कोई फायदा नहीं। इतना कहकर ऋषभ उस कमरे से बाहर निकल गया और राका के पास गया। उसने उससे कहा, काम हो गया है, अब देखना काशवी कितनी नफरत करेगी उस आदित्य प्रताप सिंह से। राका ने मक्कारी से मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य प्रताप सिंह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन काशवी की नफरत उससे कभी बर्दाश्त नहीं होगी। अब ये सारे सबूत तुम उस ऑफिसर तेजस तक पहुंचा दो, आगे का काम वो खुद ही कर देगा। ऋषभ वहां से जाने लगता है। राका ने कहा, कहां जा रहे हो? ऋषभ ने कहा, काशवी के पास रखने का, अभी वो अपने होश में नहीं है।
ऋषभ बोला, यही वक्त है काशवी को यकीन दिलाने का कि मैं सिर्फ उसका भला चाहता हूं, कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं और इस वक्त से अच्छा वक्त मुझे कभी मिलेगा ही नहीं। राका ने कहा, जब वो कुछ कहने की हालत में नहीं है तो सुनेगी कहां से। ऋषभ ने कहा, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ऋषभ काशवी के पास जाता है। काशवी अभी भी बूंद बनकर बैठी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ऋषभ ने कहा, देखा काशवी, तुम जिस इंसान पर इतना भरोसा करती हो वो इंसान भरोसे के लायक ही नहीं है। देखा ना वो इंसानों को किस तरीके से मारता है। वो इंसानों को इंसान ही नहीं समझता है। जितने भी गलत काम हो सकते हैं वो सारे गलत काम कर सकता है। उसका एक नमूना तो तुम देख ही चुकी हो इस वीडियो में। वो लड़कियों के साथ बदतमीजी करने से भी पीछे नहीं हटता। वो लड़कियों की जरा सी भी इज्जत नहीं करता। उसके लिए लड़कियां सिर्फ एक खिलौना है, जैसे कि तुम थी। तभी तो उसने जबरदस्ती तुमसे शादी की, याद है ना? क्या कुछ नहीं किया था उसने तुमसे शादी करने के लिए। अभी भी कह रहा हूं, संभल जाओ। ऋषभ कमरे से बाहर निकल जाता है और काशवी अभी भी बैठकर सारी बातें सोच रही थी। आशी घर वापस आ चुकी थी। उसने घर पर काशवी को ना पाकर रॉकेट से पूछा, रॉकेट भैया, काशवी और भैया नजर नहीं आ रहे हैं, दोनों कहीं गए हैं क्या? रॉकेट ने कहा, हाँ मैं कॉलेज गई हैं और भाई अपने काम से गए हैं। ओह। आशी जाकर सोफे पर बैठ जाती और मैगजीन पढ़ने लगती है। आदित्य रुद्र वाधवा को फोन करता है। उसने रुद्र वाधवा से कुछ कहा और फोन रख दिया। काशवी कमरे में बैठी होती है। ऋषभ उसके पास जाता है। काशवी अभी भी शांत बैठी होती है। ऋषभ ने कहा, मुझे पता है तुम मेरे सब गलत लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, प्यार करता था तुमसे, लेकिन उस आदित्य प्रताप सिंह ने तुम्हें मुझसे छीन लिया, इसलिए मैंने तुम्हें किडनैप किया। तुमने देखा ना कि तुम किस तरीके के इंसान के साथ रहती थी, तुमने किस तरीके के इंसान से प्यार किया। काशवी, मैंने तुम्हें एक गुंडे से बचाया है। काशवी ने कहा, प्लीज ऋषभ जी, मुझे यहाँ जाने दीजिए। मैं तुम्हें ज्यादा दिन यहाँ नहीं रखूंगा। तुम्हें जैसे ही एहसास हो जाएगा कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं तुम्हें आज आजाद कर दूंगा और हम कहीं दूर जाएंगे और हम वहीं पर रहेंगे। रॉकेट के पास फोन आता है। उसने फोन रिसीव किया। उसने कहा, क्या मैं कुछ देर में आता हूँ। आशी उसके पास जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ रॉकेट भैया? रॉकेट ने कहा, मैम, किसी ने काशवी मैम किडनैप कर लिया है। आशी ने चौंकते हुए कहा, क्या काशवी का किसी ने किडनैप कर लिया है? हाँ मैं, सर ने जो सीक्रेट बॉडीगार्ड मैम के लिए हायर किए थे उनसे पता चला है। सर वहीं ही जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। वैसे भी सर के दुश्मनों की कमी नहीं है, मुझे सर को प्रोटेक्ट करना है। रॉकेट सब बताकर वहां से चला जाता है। आशी सोचती है, अगर काशवी का किसी ने किडनैप किया है तो जरूर भैया से दुश्मनी लेने के लिए किया होगा, वरना उस बेचारी की किसी से क्या दुश्मनी, उसने तो किसी का भी बुरा नहीं किया। भैया वही जा रहे हैं, उनके तो कितने दुश्मन हैं, उन्हें तो मौका मिल जाएगा भैया को नुकसान पहुंचाने का। भैया की जान को खतरा होगा। मैं रॉकेट भैया को कहूंगी तो वो मुझ नहीं लेकर जाएंगे, मुझे ही सीक्रेटली वहां जाना होगा। राका और ऋषभ इस वक्त एक साथ बैठे थे। राका ने कहा, आदित्य प्रताप सिंह की बर्बादी की कहानी तो मैंने लिख दी, अब बस उस कहानी का लाइव वीडियो देखना है, तभी तो मजा आएगी। वो कह रहा था कि उसे कुछ आवाज नहीं आती है बाहर की ओर से। राका ने ऋषभ से कहा, ये किस तरह की आवाज है? ऋषभ ने कहा, मुझे तो ये किसी के चीखने की आवाज लगती है। राका ने कहा, मुझे तो गोलियों की आवाज भी आ रही है। फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर कहा, इसका मतलब कि वो आ गया है, लेकिन उसको पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पर है? ये जगह तो शहर से काफी दूर है और जंगल में भी है। तभी उन्हें दरवाजा टूटने की आवाज आती है। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा तो आदित्य खड़ा था, जिसके दोनों हाथ में बंदूक थी। ऋषभ और राका कुछ समझ पाते इससे पहले ही आदित्य ने दौड़कर राका के करीब आता है और उसके सीने पर एक लात मारी, जिससे राका पीछे की तरफ गिर गया। ऋषभ ने आदित्य का कंधा पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने उसे कस के पीछे की तरफ धक्का दिया, जिससे ऋषभ 4-5 कदम पीछे होकर जमीन पर गिर गया। आदित्य ने राका के चेहरे पर मुके मारे जा रहा था, जिससे उसका चेहरा काफी सूज गया था और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। राका के कुछ आदमी अंदर आते हैं उसे बचाने के लिए, लेकिन उससे पहले ही आदित्य के आदमियों ने रखा के आदमियों को पीछे से पकड़ लिया। ये सब इतनी अचानक हुआ कि ऋषभ देखता ही रहा। ऋषभ अपनी जगह से खड़ा होता है कि रॉकेट ने उसके सर पर गन तान दी और कहा, शांति से यहीं पर खड़ा रह, वरना मेरी बंदूक में जितनी भी गोली है वो सब तुम्हारे सर पर दाग दूंगा, यहां से हिलने की कोशिश भी मत करना। राका बिल्कुल अधमरा सा हो गया था। आदित्य ने उसके सीने पर एक लात मार दी, जिससे वो वहीं पर जमीन पर गिरा पड़ा था। आदित्य अब ऋषभ की ओर पलटता है। ऋषभ उसको देखकर घबरा गया। वो क्या करता, वो तो कहीं भाग भी नहीं सकता था क्योंकि रॉकेट उसके सर पर गंदा नहीं हुए खड़ा था।
आदित्य उसके पास धीरे धीरे कदमों से आ रहा था और उसने अपने एक एक कदम रखते हुए कहा, मैंने तुझसे कहा था कि काशवी से दूर रहना, मैंने तुझसे कहा था कि मेरे और काशवी के बीच में आने की कोशिश मत करना। आदित्य उसके पास गया और उसकी कॉलर पकड़कर अपनी ओर पुश करते हुए पूछा, बता काशवी कहाँ है। ऋषभ कहता है, मैं नहीं बताऊंगा कि काशवी कहाँ है, बहुत मेहनत की है मैंने उसे तेरे चंगुल से छुड़ाने में, और इतनी मेहनत के बाद मैं काशवी को तुझे सौंप दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। तू मुझे कितना भी मार ले लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कि काशवी कहाँ है। आदित्य ने दशक के गाल पर एक मुक्का जड़ा और रॉकेट कहा, इसका खास तौर पर ध्यान रखना, मैं देखकर आता हूँ काशवी कहाँ है। आदित्य काशवी को ढूंढने के लिए निकल जाता है, वो एक एक कमरे में उसे ढूंढता है लेकिन उसे काशवी कहीं नहीं मिलती। आदित्य ने बहुत ढूंढा लेकिन काशवी से नहीं मिली। जब वो वापस आ रहा था तो उसे सीढ़ियों के बगल में एक बड़ा सा शीशा दिखता है जिसकी लेंथ फ्लो तक था। आदित्य को कुछ शक हुआ, उसने शीशा हटाया तो देखा वहां पर एक दरवाजा था जो बेसमेंट की ओर जाता था। आदित्य ने शीशे को एक तरफ फेंका और वो उसके अंदर चला गया। जब अंदर की तरफ गया तो आगे से नीचे की तरफ जाती हुई सीढ़ी थी। आदित्य नीचे नीचे जाता है तो देखता है काशवी कुर्सी में बैठी हुई है, उसका सर एक तरफ लटका हुआ था और वो कुर्सी से बंधी हुई थी। आदित्य दौड़कर उसके पास जाता है, काशवी इस वक्त बेहोश हो चुकी थी। आदित्य ने देखा कि काशवी के गाल पर थप्पड़ के निशान है। ये देखकर आदित्य की आंखें गुस्से से लाल हो गई और गुस्से से उसके चेहरे की नसें उभर आई। उसने अपने हाथ की मुट्ठियां बांधने ली। उसने काशवी को जल्दी से खोला और गोद में उठाया और उसे ऊपर की ओर लेकर आता है। काशवी को हल्का सा होश आ गया था, वो आदित्य की तरफ देखती है। आदित्य उसको ऊपर लाता है और लाकर सोफे पर लिटा देता है। काशवी को अभी भी पूरी तरीके से होश नहीं आया था। आदित्य ने टेबल से पानी का जग उठाया और हाथ में पानी लेकर काशवी के मुंह पर छींटे मारे जिससे काशवी को अब होश आ गया था। आदित्य ने काशवी के गाल पर हाथ रखे और पूछा, कैसी हो तुम। उसने पास की टेबल से ग्लास उठाया और ग्लास में पानी भरकर काशवी को पानी पिलाया। आदित्य ऋषभ की तरफ बढ़ता है, उसने कहा, तुमने मेरी काशवी का क्या हाल किया है। उसके गाल पर थप्पड़ के निशान। किसने मारा उसे थप्पड़, क्या तुमने। ऋषभ ने डरते हुए कहा, ये थप्पड़ मैंने नहीं, राका ने उसे मारा है जब वो तुम्हारी तरफदारी कर रही थी। आदित्य राका की तरफ बढ़ा, राका जो पिलर से सेट कर बैठा हुआ था। आदित्य उसके पास गया और उसे घसीटते हुए काशवी के पास लाता है। आदित्य ने काशवी से पूछा, इसने तुम्हें किस हाथ से मारा था। काशवी डरी हुई सी आदित्य की तरफ देखती है लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने ऋषभ से पूछा, बता इसने मेरी काशवी को किस हाथ से मारा था। ऋषभ ने आदित्य की आंखों में उतरता हुआ खून देखा, उसने हकलाते हुए कहा, ससी, सीधे हाथ से। आदित्य ने राका का सीधा हाथ पकड़ा और उसे कस के मोड़ दिया जिससे राका का हाथ टूट गया और राका की चीख निकल गई। वो बहुत जोर से चिल्लाया, आय हाँ, और जमीन पर गिर गया। आदित्य के ऐसा करने से काशवी ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। ऋषभ बस आंखें फाड़े एक बार आदित्य की ओर और दूसरे ही पल जमीन पर गिरे हुए राका को देखता है। उसके माथे में तो पसीना आ गया था। आदित्य अपने घुटने के बल राका के पास जमीन पर बैठा। उसने राका का जबड़ा अपनी उंगलियों में जो करते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई काशवी को छूने की, तूने उस पर हाथ उठाया। तू भूल गया था कि वो किसकी बीवी है। उसने राका के गालों पर मारते हुए कहा, मना किया था मैंने कि काशवी से दूर रहना, मना किया था कि नहीं, लेकिन फिर भी तू नहीं माना। अब अपने अंजाम का जिम्मेदार तू खुद है। राका तड़पता हुआ जमीन पर इधर उधर अपना हाथ पकड़कर उल्टी तरफ पलट रहा था। राका ने करहाते हुए कहा, आदित्य प्रताप सिंह, जिस लड़की के लिए तुमने इतना सब किया है, ना देखना ये लड़की ही तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगी। राका ने अपने एक हाथ से एक टेबल की तरफ इशारा करके कहा, देखो वहां पर जो सबूत रखते हैं ना वो मैंने काशवी को दिखाए और उसके बाद वो तुमसे नफरत करती है। आदित्य टेबल के पास गया, वहां पर एक फोन रखा था और एक फाइल। आदित्य ने फोन जैसे ही खोला उसमें एक वीडियो ओपन हो गई। आदित्य उसे देखकर हैरान हो गया। उसने फाइल खोली और उसको पढ़ने के बाद उसने टेबल में फेंक दी। ऋषभ ने हंसते हुए कहा, देखकर हैरान रह गए ना आदित्य प्रताप सिंह। तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें एक बात और बता दूं कि इसकी एक एक कॉपी मैंने ऑफिसर तेजस तक भी पहुंचा दी है। यहां से निकलने के बाद वो तुम्हें जरूर करेगा। बहुत प्यार करती थी ना काशवी तुमसे, अब ये सब देखने के बाद वो तुमसे नफरत करती है। तुमने छीना था ना काशवी को मुझसे, अब मैंने छीन लिया काशवी को तुमसे। अब वो तुमसे सिर्फ नफरत करती है। आदित्य काशवी की ओर देखता है जिसके आंखों में इस वक्त आंसू थे और सर झुका हुआ था। उसको ऐसे देखकर आदित्य की एक बार फिर से मुट्ठियां बंध गईं।
आदित्य ने रॉकेट से कहा, रॉकेट इसे इतना मारो कि इसके देखने वाले की भी रूह कांप उठे और इसे पता चल जाए कि मैं हूं कौन। और मार कर इसे इस राका के बगल में फेंक देना जिसके साथ मिलकर ये मेरे लिए प्लान्स बना रहा था। ये दोनों मुझे बर्बाद करना चाहते थे ना। अब मैं इन्हें बताता हूं कि बर्बादी कहते किसे है। राका और उसके आदमी ने ऋषभ को पीटना शुरू कर दिया। काशवी ने जब ऋषभ को पीटते हुए देखा तो वो अपनी जगह से खड़ी हुई, वो आगे बढ़ी, उसने रॉकेट का हाथ पकड़ा लेकिन आदित्य ने आगे बढ़कर काशवी का हाथ लिया। आदित्य ने रॉकेट से कहा, इन दोनों को अपने अड्डे में लेकर आ जाना, बाकी की खातिरदारी हम इनकी वहीं पर करेंगे। और उसको अपनी गोद में उठाया और उसे बाहर लेकर आता है। काशवी अभी भी आदित्य की तरफ नहीं देख रही थी। आदित्य के एक आदमी ने गाड़ी का दरवाजा खोला। आदित्य ने काशवी को ड्राइवर सीट में बिठाता है, खुद घूमकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।